नमस्कार। खबर24.com के सभी दर्शकों का मैं अभिषेक धीमान हमारे इस नए सीरीज अपना संविधान के दूसरे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और हम अपने इस अपना संविधान जानिए कितना जानते हैं आप की शुरुआत करते हैं। कल भी हमने आपसे कुछ बातचीत की कि आखिर संविधान क्या है और संविधान की नागरिक के लिए और सरकार के लिए कितनी आवश्यकता होती है, और भारत का संविधान जो कि सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत दस्तावेज जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए उपलब्ध करवाया है और उसकी क्या महत्ता है, आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। और अपना संविधान, हमारा मकसद यही है कि आप अपने संविधान को जान सकें, संविधान के खूबसूरत प्रावधानों से परिचित हो सकें, ये हमारा मकसद है। और आज के इस दूसरे एपिसोड में दर्शकों हम बात करेंगे कि भारत में संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया रही और भारत में संविधान सभा में कौन कौन से लोग थे और किस तरह से उनका गठन हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम इसकी शुरुआत करते हैं। अपना संविधान शो जो है ये एक ऐसा शो है क्योंकि आप देखेंगे अगर निरंतर रूप से आप इससे जुड़े रहेंगे तो आप एक महीने के बाद या कुछ समय बाद आप ये जान पाएंगे कि वाकई ही हम संविधान के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। और खैर, इतने बड़े संविधान को जानना जिसके लिए लगभग 3 साल का समय लगा हो, उसको हम ये सोचें कि एक महीने के अंदर पूरा जान लें तो ये सच में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी इसके कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य जिनको जानना देश के नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपने अधिकारों और अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो सके, ये हमारा मकसद है। तो जल्दी से आप इसको शेयर कर दें और जुड़ जाइए, फिर हम इसकी शुरुआत जल्दी से कर देते हैं। साथ ही साथ आप खबर24.com के YouTube चैनल पे भी जरूर देख सकते हैं। उम्मीद है दर्शकों आप जुड़ चुके हैं और देखता हूं मैं इस समय जी लकी अमित जी, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो शेयर कर दें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही काम करें कि इसको शेयर करने की कोशिश करें। तो शुरुआत करते हैं। तो संविधान निर्माण की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दिमाग में एक प्रश्न तो जरूर आता होगा कि आखिर भारत में संविधान सभा के लिए पहली बात किसने की होगी कि या इस तरह से मान के चलिए कि भारत के लोगों को पहली बार ये कब लगा कि हाँ, भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो भारत के लोगों के लिए सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के विचार हेतु एक प्रस्ताव रखा या संविधान सभा के गठन हेतु विचार किया। तो आज सबसे पहले हमारा जो ये स्वरूप है कि आज हम किन किन मुद्दों पे बात करेंगे, तो आज का ये मुद्दे हैं संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का स्वरूप, संविधान सभा की चुनौतियां क्या क्या रही, संविधान सभा के सदस्य क्या थे और संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति जिसको प्रारूप समिति कहते हैं और उसमें कौन कौन से लोग थे। प्रारूप समिति वही है जिसने पूरे 3 वर्षों तक संविधान का किस तरह से हमारा संविधान निर्मित होगा इस पे उन्होंने बात की है। उम्मीद है आप देख पा रहे हैं और नोटिफिकेशन आपको मिली है तो आप इसको साझा भी सबके साथ करेंगे। तो सबसे पहले शेयर जल्दी से कर दें। प्रश्न ये है कि सबसे पहले कौन व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा हेतु विचार रखा। तो आपके सामने एक तस्वीर यहाँ पे देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी जी 1922 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और जो कि ये संविधान सभा के जो सदस्य हैं या संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। फिर उसके बाद 1922 के बाद दूसरे जो हैं 1940 में, यहाँ पे एक तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अगस्त प्रस्ताव, दूसरी बार जो बात की गई है अगस्त प्रस्ताव के तहत। हालांकि 1935-34 में वामपंथी दल के नेता हैं MN राय, उन्होंने भी कभी बात की थी, या 1924-25 में एक व्यक्ति जो आप 24-25 में आपने नेहरू रिपोर्ट का नाम सुना है जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं संविधान के गठन हेतु बात की थी। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगस्त 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव लाया गया और इस अगस्त प्रस्ताव के तहत भारत के संविधान सभा के गठन हेतु विचार रखा गया। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव में एक दिक्कत थी। इस दिक्कत क्या थी? इस अगस्त प्रस्ताव में यह बात कही गई कि भारत के संविधान का निर्माण मुख्यतः भारतीय लोग करेंगे। इस मुख्यतः शब्द का मतलब यह है कि इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। दर्शकों, अन्य लोगों के शामिल होने का मतलब ही क्या है? क्योंकि अगर भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा है तो अन्य लोगों को शामिल करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो
इसको भी हमने स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में, एक क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन उसको भी भारत के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इस क्रिप्स में 3 व्यक्ति थे, क्रिप्स मिशन में 3 व्यक्ति थे, एक थे एबी अलेक्जेंडर, एक थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक थे पैट्रिक लॉरेंस जो उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने उस समय क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था, उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी आएगा, लेकिन स्टैफोर्ड क्रिप्स जो आए थे ये ब्रिटेन के युद्ध मंत्रिमंडल के एक नेता थे। आपके सामने महात्मा गांधी जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, ये स्टैफोर्ड क्रिप्स है। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने भी कहा कि भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। हालांकि आप यही मान के चलें कि अंग्रेजों ने पहली बार इस बात को स्वीकार कर लिया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और लेकिन भारत के लोगों ने उसको भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इस क्रिप्स प्रस्ताव के तहत ये बात की गई कि भारत के लिए जो संविधान का निर्माण किया जाएगा उसमें वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। तो उस समय के जो भी बड़े नेता थे, बात करें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये जो बड़े राजनीतिक नेता थे, बड़े ऊंचे राजनीतिक ओहदे वाले जो नेता थे, उन्होंने साफ तौर पे मना किया कि हम इसको, आखिर संविधान निर्माण किया ही जाना है तो दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद क्यों, इसके दौरान क्यों नहीं, तो ये भी एक कारण था और हमने इसको स्वीकार नहीं किया। और गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के तहत एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट उस समय बोली जो बहुत प्रचलित हुई कि ये एक ऐसा पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा इसको दी, उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी, जिसकी कोई तिथि ही निर्धारित नहीं है। तो क्रिप्स को लेकर के गांधी जी ने ये कहा। उसके बाद आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, तो फिर संविधान बनाया किसने? आखिर मैं इतनी लंबी बात लिए जा रहा हूं, तो फिर संविधान बनाया किसने? तो संविधान बना कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 23 मार्च 1946 को। हमारे संविधान का विचार रखा गया, संविधान सभा का गठन इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया। उम्मीद है आप देख भी रहे हैं और आपको शेयर भी करना है। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को दोस्तों भारत आया, और कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। कैबिनेट मिशन में हम बात करें तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे, जो कि ब्रिटेन के जो उस समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल जो थे प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं के प्रधानमंत्री के 3 कैबिनेट मंत्री थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि अभी हमने बात की 1942 में भारत आए थे। ये 3 व्यक्ति आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इनमें सबसे पहले ये जो है ये एबी अलेक्जेंडर है, ये एबी अलेक्जेंडर है, ये पैट्रिक लॉरेंस है, एबी अलेक्जेंडर है और स्टैफोर्ड क्रिप्स है। ये 3 व्यक्ति जो कैबिनेट मिशन के लिए कैबिनेट मिशन का गठन इन्होंने किया, और इन्हीं की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अब इस संविधान सभा में कितने लोग होंगे? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर यह तय किया गया कि इसमें कुल 389 सदस्य होंगे, 389 मेंबर्स हमारी संविधान सभा में होने चाहिए थे, जिसमें आपके सामने एक आंकड़ा लिखा आ रहा है 292 + 4 + 93। ये 292 आपके सामने लिखे हैं। 292 ये ब्रिटिश भारत प्रांत से लिए जाने थे, यानी कि ऐसा भारत जहां पे अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से शासन किया करते थे। और 93 लिखा है, ये 93 जो थे ये देसी रियासतों से लिए जाने थे। और 4 आपके सामने ये लिखे हैं संयुक्त प्रांत, यानी कि मुख्य आयुक्त प्रांत जिनको कहते हैं। जिस तरह से वर्तमान में भारत में कुछ राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह से उस समय भी 4 जो थे वो केंद्र शासित प्रदेशों की तरह चीफ कमिश्नर प्रोविजन हुआ करते थे, मुख्य आयुक्त प्रांत। ये 292 सदस्य और +4, जिसमें 4 आपके सामने लिखे हैं, 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे। दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में है, कुर्ग कर्नाटक में है, और बलूचिस्तान जो कि अविभाजित भारत का हिस्सा था उस समय, वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान ये 4 थे, और 389 ये कुल सदस्य लिए जाने थे। इसमें से 292 + 4 यानी 296 मेंबर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के चुने जाने थे, और ये 93 मेंबर ये देसी रियासतों से लिए जाने थे। देसी रियासतें यानी कि भारत में शासन तो हो रहा था, लेकिन देसी रियासतों में जहां राज रजवाड़े थे, राजा महाराजाओं का शासन था, तो जनता और अंग्रेजों के बीच में जहां राजा महाराजा थे वो थी देसी रियासतें। ये 292 + 4 ये निर्वाचित होकर के आने थे, और 93 सदस्य जो थे ये मनोनीत होने थे। या तो राजा महाराजा संविधान सभा में खुद आते, या
क्या होता, अपनी तरफ से किसी को भेज देते। अब बात यह है कि ये आंकड़ा आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ये 389 का ये आंकड़ा आया कहां से। यहां पे हम 500 भी ले सकते थे, 400 भी ले सकते थे। तो मैं आपसे बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि कैबिनेट मिशन जो आया, इसने अपनी सिफारिश दी कि ये जो एक प्रतिनिधि होगा संविधान सभा का, वो कम से कम 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि होना चाहिए, 10 लाख लोगों का। तो उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी और इस हिसाब से जो आंकड़ा बैठ रहा था फिट, वो 389 का था, इसलिए ये 389 का आंकड़ा आया है। अब बढ़ते हैं हम आगे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उस बैठक की अध्यक्षता आप में से बहुत लोग जानते होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने उसकी अध्यक्षता इसलिए की क्योंकि फ्रांस की तरह ही वहां पे भी एक परंपरा रही है कि जो भी सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, जैसे हमारी लोकसभा और विधानसभा में अक्सर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, उस तरह से संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, अनुभव के आधार पर वरिष्ठता है। अब संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई क्योंकि मुस्लिम लीग की पहले से ही ये मांग थी कि उनके लिए एक अलग संविधान सभा गठन किया जाए जिसका नाम दिया जाए पाकिस्तान की संविधान सभा। पाकिस्तान की संविधान सभा गठित की जाए। मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल उस समय थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट उस समय कही कि संविधान सभा मानो एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, यानी मुस्लिम लीग को उन्होंने दुल्हन के साथ कंपेयर किया। तो एक स्टेटमेंट उन्होंने ये भी कही, ये आप एक एग्जाम की दृष्टि से भी इसको याद रख सकते हैं, ये ऐसे ही स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर क्या हुआ, ये है आपके सामने तस्वीर पे दिखाई दे रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। फिर दूसरी बैठक की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बैठक जो हुई, इसमें कुल सदस्य थे 207 पहली बैठक में। अब 207 सदस्य पहली बैठक में शामिल हुए। अब इसकी वजह क्या हो सकती है कि जहां पे 389 हम लोग कह रहे हैं, 389 सदस्यों कैबिनेट मिशन ने बताया था कि 389 में संविधान सभा में मेंबर होने चाहिए, तो इसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। एक वजह उसकी क्या हो सकती है, तो एक वजह तो मैंने साफ कही कि उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप 389 में से 73 जो सदस्य हैं मुस्लिम लीग के उनको कम भी करें तो आप देखेंगे कि 207 आंकड़ा तो बहुत कम आ रहा है। तो इतने सारे लोग संविधान सभा में जो लिए गए वो कहाँ गए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने पीछे बात की थी 93 मेंबर्स, 93 सदस्य देसी रियासतों से थे, वो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए थे कि आखिर उनको जाना कहाँ है। वो भारत के साथ शामिल होंगे या पाकिस्तान की तरफ जाएंगे या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे, तो उनको ये मालूम नहीं था। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारी संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 9 महिलाओं ने भाग लिया था। और एक और ही तथ्य मेरे को याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अय्याज रसूल। फिर कम सदस्य आने के कारण तो मैंने आपको बतला दिए, उम्मीद है आप ये पसंद भी कर रहे हैं, मैं आपको शेयर भी करते रहे और मैं आपको बताता भी चलूंगा जो जो आप प्रश्न भी आपके जरूर लिए जाएंगे। ये हमारी संविधान सभा की पहली बैठक का एक दृश्य है। संविधान सभा की जो फर्स्ट असेंबली हुई इसकी पहली बैठक का ये दृश्य आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद दूसरी बैठक हुई दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और उसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसकी अध्यक्षता की और एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में वो चुने गए थे। और दूसरी बैठक में सब कुछ ठीक रहा। फिर 13 दिसंबर 1946 का दिन आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसमें अपना क्या रखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है कि हमारी संविधान सभा किन उद्देश्यों को लेकर के काम करेगी, ये इस उद्देश्य प्रस्ताव में सब लिखा हुआ था। और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान की प्रस्तावना बना। और प्रस्तावना कुछ ऐसे शब्दों का समूह है जो कि पूरे संविधान की कुछ ही शब्दों में व्याख्या कर देता है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह उद्देश्य प्रस्ताव उसी दिन स्वीकार नहीं किया गया।
13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव तो रखा गया, लेकिन उस समय के जो बड़े नेता थे भीमराव अंबेडकर, एम.आर. जयकर, ये जो नेता थे इन्होंने मना किया कि एक बहुत बड़ा भाग हमारे संविधान सभा में नहीं है, मुस्लिम लीग नहीं है, तो जब तक मुस्लिम लीग हमारे बीच शामिल नहीं होती है तब तक हमें इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। फिर फाइनली 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। फिर ये आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 11 दिसंबर 1946 की बैठक की अध्यक्षता की, और ये आपके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो आप ये बातें बहुत ध्यान से सुने, ध्यान से अपने दिमाग में रखें, ये आपके कहीं ना कहीं आपके जानने के लिए भी जरूरी हैं और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर का क्या योगदान रहा है हमारे भारत के संविधान। आप एक भारत का मानचित्र यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये वे भारत है जो कि वर्तमान का नहीं है, जिस समय भारत अविभाजित था, भारत पाकिस्तान एक था। जिस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत के ही अधीन आता था, तो उस समय भारत का दृश्य आप ये देख पा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का हमें प्रारंभिक बैठकों में कहीं विशेष योगदान कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर क्या होता है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए सबसे पहले बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं। ये बॉम्बे आप देख पा रहे हैं, ये आपके सामने बॉम्बे दिखाई दे रहा है। यहां बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव वो हार जाते हैं। फिर क्या हुआ, फिर वो मुस्लिम लीग की सहायता से इस बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। मुस्लिम लीग की सहायता से वो बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन की तस्वीर सामने आने लगती है कि अब तो विभाजन होके ही रहेगा, और भारत जो बटा, तो भारत में ये जो हिस्से आए, ये पाकिस्तान, ये आपका पूर्वी पाकिस्तान है, ये आपका ये पूर्वी पाकिस्तान है, ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान है। तो भारत को इस तरह से बांटा गया था। ये दोनों हिस्से पाकिस्तान के थे। बाद में 1971 में इंदिरा गांधी के प्रयासों से बांग्लादेश बना है, वो अलग बात है, लेकिन पहले ये पाकिस्तान ही था। तो बंगाल से जब जीते हैं, लेकिन जैसे ही भारत 1947 के आते आते भारत पाकिस्तान की तस्वीर सामने आने लगती है और ये हिस्सा चला जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में हिस्सा जाने के बाद क्या होता है, फिर जब उस समय के जो बड़े नेता थे, जब उनको लगा कि वी.एन. राव, जो हमारी संविधान सभा के एक संवैधानिक सलाहकार थे, उनको लगा कि भारत के संविधान निर्माण के लिए भीमराव अंबेडकर का योगदान बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं उनको तो आना ही पड़ेगा। फिर क्या होता है, एम.आर. जयकर हमारी संविधान सभा के एक मेंबर थे। एम.आर. जयकर ने कहा, एम.आर. जयकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी.एन. राव और जो भी उस समय के नेता हैं, वो क्या करते हैं, बॉम्बे के बी.एन. राव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये संदेश भिजवाते हैं बॉम्बे के लिए। बॉम्बे के उस समय प्रधानमंत्री थे, उसमें प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था एम.आर. जयकर। एम.आर. जयकर को ये पत्र लिखते हैं कि संविधान के निर्माण के लिए बाबा साहेब का योगदान बहुत जरूरी है, और वहां से एम.आर. जयकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं, उनके लिए एक सीट खाली करवाई जाती है, और फाइनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिर से बॉम्बे से निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैंने कुछ बातें कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दो बातें आप और भी ध्यान रखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1940 में, थाट्स ऑन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर विचार। एक ऐसी पुस्तक जिसमें उन्होंने आज भारत पाकिस्तान के विभाजन से 7 साल पहले ये लिख दिया था कि पाकिस्तान बन के रहेगा, और ये कहीं ना कहीं उनकी दूरदृष्टिता रही होगी। और दूसरी उनकी एक पुस्तक है हिंदू धर्म की पहेलियां, रिडल्स ऑन हिंदुइज्म। तो ये भी आप बातें कुछ ध्यान रख सकते हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ये है भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने के.वी. राव ने तो यहां तक उनको अपने संविधान का जनक और जननी दोनों का, मदर एंड फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो बहुत बड़ा योगदान हमारे भारत के संविधान के निर्माण में इनका रहा है, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बेहिसाब डिग्रियां इनके पास थी, बहुत दूर दूर तक इन्होंने लंदन और इस तरह फॉरेन में भी इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। फिर है बढ़ते हैं हम संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके 3-4 नाम हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये प्रारूप समिति के कुछ सदस्य हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, गोपाला स्वामी अयंगर हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला और डी.पी. खेतान, टी.टी. कृष्णमाचारी, जो कि डी.पी. खेतान साहब के निधन के बाद आए थे, और माधवराव थे। अच्छा, इसमें से
आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि अक्सर किसी एक देखिए, जब आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे कितने डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां पे ये प्रश्न पूछा गया कि प्रारूप समिति के जो सदस्य थे इनमें से कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था। तो वास्तव में हम कहें तो मोहम्मद सादुल्ला जो थे वो मुस्लिम लीग से थे। ये आपके सामने देख पा रहे हैं आप, मोहम्मद सादुल्ला। और मोहम्मद सादुल्ला को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी कांग्रेसी थे। तो फिर ये प्रश्न आखिर क्यों पूछा गया कि एकमात्र कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे। मैंने कहा कि आप अगर देखें तो ये जो संविधान सभा की बैठकों में कुल लोग भाग ले रहे हैं उसमें से 208 कांग्रेसी थे, लेकिन 208 में से 30 लोग ऐसे थे जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे, यानी कांग्रेस से नजदीक का उनका कोई संबंध नहीं था। उनमें से कोई उद्योगपति था, कोई विधि शास्त्री था, तो ये कांग्रेस के बैनर तले चुनाव जीत करके आए थे, लेकिन कांग्रेस से निकट का उनका कोई संबंध नहीं था। कांग्रेस ने अपने टिकट पर उनसे चुनाव लड़ाया था। तो इसमें से हम अगर एन माधव राव को छोड़ दें तो बाकी सभी कांग्रेस से निकट से जुड़े हुए नहीं थे, सिर्फ एन माधव राव थे। तो आई होप एग्जामिनर ने शायद ये समझ के ये प्रश्न पूछा होगा। तो आपको इतना गहराई से भी इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हमने बात प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति में आगे बढ़ते हैं। हमारी संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई। हमारी संविधान सभा की कुल बैठकें मैंने यहां लिखा है 11 और 1। अक्सर आपने सुना होगा कि संविधान सभा की 11 बैठकें हुई थी, लेकिन आप ये ध्यान रखें हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ। और 26 नवंबर 1949 को लागू तो हुआ, लेकिन हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अगर उस अंतिम बैठक को भी हम कुल बैठकों में स्वीकार करते हैं तो संविधान सभा की बैठकें हो जाती हैं 11 जमा 1 यानी कि 12 कुल बैठकें। तो ये भी बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद ये हमारा दृश्य आपके सामने आ रहा है। ये वो दृश्य है जब भारत के लोगों ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और वो दिन था 26 जनवरी 1930। जी हाँ, ये 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और उसका कारण क्या था? तभी तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया, क्योंकि इस तिथि का अपना ऐतिहासिक महत्व था। क्योंकि जब देश आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गया तो हमारे संविधान निर्माताओं को लगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तिथि को कैसे याद रखेंगी। तो उन्होंने ये लिया कि जब हमारी इस तिथि का एक ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए उन्होंने 26 नवंबर 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू तो पूरी तरह से संविधान निर्मित तो हो गया, लेकिन उसको लागू नहीं किया, क्योंकि इस तिथि को उनको बनाए रखना था। क्योंकि देश आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गया था, इसलिए आजादी दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाने लगा। और हमने 26 नवंबर को कुल 16 अनुच्छेद लागू किए और बाकी का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया, क्योंकि हमने जो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये लिया था कि हम अगले साल से 26 जनवरी को आजादी दिवस मनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐतिहासिक महत्व बनाए रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान पूरी तरह से लागू किया। 26 नवंबर 1949 26 ऑफ नवंबर 1949 को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस के रूप में मनाते आए हैं, लेकिन 125वीं जयंती थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि हम 26 नवंबर को अब संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। अब प्रश्न यह है कि 26 नवंबर 1949 को कुल कितने भारतीय संविधान के अनुच्छेद लागू किए गए? तो वो थे 15 और 1। मैंने फिर से आपको एक डाउट में रखा है कि ऐसा क्यों लिखा है। देखिए, कुल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, जिसमें से राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद और बहुत से अनुच्छेद हैं वो लागू हुए थे। कुल 15 अनुच्छेद थे। एक अनुच्छेद मैंने आपके सामने लिखा है, वो अनुच्छेद था 394। 394 एक ऐसा अनुच्छेद जिसमें उन अनुच्छेदों का उल्लेख था जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। तो इस कारण से वो अनुच्छेद भी स्वतः ही उसके साथ उसकी शुरुआत होती है। इस कारण से उस दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा में हस्ताक्षर किए गए। हमारी संविधान सभा में हस्ताक्षर किए गए तो कुल राष्ट्रपति का, आप ये भी ध्यान रखें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी उसी दिन हुआ था। 24 जनवरी 1950 को कुल 284 लोगों ने संविधान सभा में हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो ये भी आप ध्यान रखें कि 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। अब आप लोगों के दिमाग में कई प्रश्न इस समय आ रहे होंगे, मैं उनका जवाब भी जरूर दूंगा।
कि आखिर 284 लोग, जहां 389 थे, ये हस्ताक्षर होते होते 284, और बैठकों में शुरुआत में 207 भाग ले रहे थे। और आप लोग ये सोचेंगे कि अगर मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया भी, तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया भी, तब भी यदि हम 389 में से 73 माइनस भी करें तो 324 आने चाहिए थे, लेकिन यहां पे 284 लोग आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग ने, अगर मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया भी है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सभी मुस्लिम लोग या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यही चाहते थे कि वो पाकिस्तान में ही जाएं। हमारे संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, जिसमें से हम बात करें तो मोहम्मद सादुल्लाह नुसरत मोहानी, जो कि हमारी संविधान सभा के मेंबर रहे हैं, लेकिन अंत में उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया कि हम इस संविधान को मानते ही नहीं है। तो ऐसा भी कुछ हुआ है, तो ये बातें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम हुआ, 24 जनवरी 1950 को देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। एक शब्द यहां पे आ रहा है, निर्वाचन, यानी इलेक्शन। अब आप लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, और उस समय तो संसद नहीं बनी थी, कुछ नहीं बनी थी, तो क्यों हुआ? एक्चुअली में इसके लिए बाकायदा एक फॉर्म निकाला गया कि कौन कौन राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, आवेदन दीजिए, और आवेदन के रूप में सिर्फ एक ही नाम आया, वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद ये आपके सामने तस्वीर दिखाई दे रही है, सबसे अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था हमारे संविधान में। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 395, 395। आखिर उसमें क्या लिखा है? 395 में दर्शकों ये बात लिखी है कि हमारा जो संविधान है वो किस तरह से, हमारा संविधान निर्माण चला 1949 को या 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू हुआ। ये बात तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लागू तो हुआ, लेकिन उससे पहले देश की शासन व्यवस्था आखिर कैसे चल रही थी, ये भी आपके दिमाग में आएगा। तो उससे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह व्यवस्था चली हुई थी। भारत शासन अधिनियम और 1947 का एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया गया था। तो ये दोनों ही अनुच्छेद जो थे वो 395 में ये बात कर दी गई कि अब तक जो शासन चलता आ रहा है 1935 के अधिनियम के तहत, और एक एक्ट बना था 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, इन दोनों अनुच्छेदों को, इन दोनों अधिनियमों को अब पूरी तरह से समाप्त किया जाता है। तो ये बात थी 395 में। उसके बाद क्या हुआ? अक्सर हमारे संविधान की बहुत आलोचनाएं भी की जाती हैं। उसमें से सबसे पहले आलोचना की जाती है, वो कहते हैं लॉर्ड साइमन। लॉर्ड साइमन एक ऐसे व्यक्ति जो कि हमारी संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन लॉर्ड साइमन आप लोग जानते हैं 1927 में एक साइमन कमीशन भारत आया था, जो कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बना था, उसकी समीक्षा करने के लिए। उस समय 10 साल बाद आना था, उसने आना 1929 में था, लेकिन वो 2 वर्ष पहले ही आ गया उसका रिव्यू करने के लिए। और लॉर्ड साइमन ने हमारे संविधान के लिए एक आलोचनाएं की हैं। हालांकि वो आलोचना है या सिर्फ एक फैक्ट है, उनको किस रूप में स्वीकार करना चाहिए ये आपकी और हमारी सोच निर्भर करती है। लॉर्ड साइमन ने कहा कि ये एक हिंदुओं की संस्था है, या हिंदुओं की संस्था के रूप में कहा। देखिए, मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं, भारत एक देश है, हिंदू इसमें ज्यादा है, हिंदू लोग इसमें कम्युनिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा ही होनी है। तो इसमें एक आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक तथ्य के रूप में हमें स्वीकार करना है। दूसरी बात, एक व्यक्ति थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि ये क्या है, एक जातीय संस्था है, एक जाति की संस्था है। तो ये भी एक बात कहीं इतनी बेहतरीन नहीं साबित होती है। एक जाति की संस्था यानी कि फिर से वही, या मान लीजिए कि जातीय संस्था यानी कि हमारे संविधान में बहुत सारे लोग जो थे वो एक वकील थे, एडवोकेट थे, अधिवक्ता थे। तो उसलिए उन्होंने कहा था, तो डेफिनेटली वकील उसमें ज्यादा थे। प्राचीन काल से भारत में वकील बहुत नामी गिरामी होते आए हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा था। तो ये भी एक आलोचना है, इसे हमें तथ्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर आते हैं ग्रेनविले ऑस्टिन। अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है, पुराने व्यक्ति हैं, बहुत एज में जाके उनका निधन हुआ, ग्रेनविले ऑस्टिन। उन्होंने कहा था, और आपके एचएस एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछा गया था, ग्रेनविले ऑस्टिन ने एक टिप्पणी की कि संविधान सभा में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत का संविधान के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि संविधान सभा मानो कांग्रेस है और कांग्रेस ही आने वाला भारत है। अब सोचिए इस टिप्पणी क्यों की गई हुई कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। इस टिप्पणी को करने का उद्देश्य यह था
कि संविधान सभा में अधिकतर लोग कांग्रेस से थे। तो उन्होंने बहुत सारे लोग 208 लोग मैंने अभी कहा कि कांग्रेस से थे, 389 में थे, तो सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस से थे। तो उस कारण से उन्होंने ये कह दिया कि संविधान सभा तो मानो कांग्रेस है और कांग्रेस ही आने वाला भारत है। तो ये भी एक आलोचना नहीं है, एक तथ्य है, इसके रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। अंतिम बार क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शामिल हुए और उनसे भी जब सबके कहने की बारी आई, जब हमारा संविधान जो हुआ इसमें कुल 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 8 शेड्यूल थे, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं हमने बाद में जोड़ी है। और आर्टिकल्स की बात करें तो 470 के करीब वर्तमान में अनुच्छेद हैं। हालांकि अनुच्छेद 395 भी हैं, 95 ही हैं, लेकिन उसमें कुछ सबसेक्शन जोड़ी जाती हैं, तो उस हिसाब से 475 है। जब सबके कहने की बारी आई कि सबने क्या क्या आपने इस संविधान निर्माण में सीखा, तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये पूछा गया कि आपके लिए सबसे बेहतरीन काम आपने क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि संविधान सभा के निर्माण में सबसे जो मैंने अच्छा काम किया है, मैं आज उसमें गर्व महसूस कर रहा हूं। तो मैंने जो काम किया था, 22 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था, जो योगदान रहा है। और वो एक दक्ष पायलट यानी स्किल्ड पायलट के रूप में अपनी भूमिका इन्होंने संविधान सभा के निर्माण में अपनाई है। एक और बात आपके दिमाग में आ सकती है, हमारे संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2 साल 11 महीने और 18 दिन का कुल समय हमारे संविधान को बनाने में लगा है। और ये हमारे संविधान सभा के कुछ मेंबर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हमारी संविधान सभा का ये था। एक और प्रश्न आपके दिमाग में अक्सर आता होगा कि हमारी संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है। और मैं बात कहूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 368 जो कहता है कि संविधान में संशोधन करना हो। संशोधन यानी जब किसी संविधान में किसी तरह का परिवर्तन, विकार या बदलाव करने की आवश्यकता होती है, कोई अनुच्छेद हटाना है, कोई नया जोड़ना है, उसको संशोधन कहते हैं। और संशोधन करने का अधिकार हमारे देश में संविधान ने संसद को दे रखा है। मैंने कहा 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। तो आखिर ये हुआ कैसे, जब संसद 1952 में बैठक कर रही है, संशोधन 1951 में हो गया है और संविधान कहता है कि संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी संविधान सभा थी, ये 2 तरह से काम करती थी, एक संसद के रूप में और दूसरा संविधान निर्माण के काम करती थी। ये मान लीजिए कि पूर्वाहन के समय, पूर्वाहन यानी दोपहर से पहले का समय, अपराहन दोपहर के बाद का समय, पूर्वाहन के समय संविधान सभा का काम और अपराहन के समय संसद के रूप में काम करती थी। तो इसी संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करते समय ये संशोधन किया था, पहला संविधान संशोधन, और इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी थी और साथ ही साथ कुछ एक्ट भी बनाए थे जिसको आप कहते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1952, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1952। तो दोनों काम ये भी आप थोड़ा सा उम्मीद है ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको ये बातें समझ भी आई हैं और आप कुछ अच्छा सीख भी पाए हैं। और आज दर्शकों आपने जाना कि हमारी संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ, संविधान के निर्माण की क्या प्रक्रिया रही, इन सभी बातों को आप लोगों ने जाना है। अब आप चाहें तो हमारे इस एपिसोड के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण काम हमारी संविधान सभा ने किए थे। 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता यानी कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण की। 22 जुलाई 1947 को इन्होंने राष्ट्रध्वज अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत। ठीक है, तो उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है, पसंद भी आया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसको शेयर भी अपने मित्रों के साथ जरूर करें। हम मिलते हैं अपने दूसरे शो अपना हिमाचल खबर 24 के फेसबुक पेज में। बहुत बहुत धन्यवाद।